हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हर मॉडल पेपर की तरह आज मैं आप लोगों के लिए एक नया मॉडल पेपर तैयार किया हूं, जो कि प्राचीन इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री होगा। बीए पार्ट 1 का सेकेंड सेमेस्टर के जो छात्र छात्राएं का नज़दीकी पेपर आने वाले हैं, उनके लिए ये जो मॉडल पेपर होगा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और बहुत ही लाभदायक होगा पेपर देने में। जैसे कि आपको ये चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएगा कि कॉपी किस तरह से लिखेंगे और कैसे अपना हम पेपर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको नए पाठ्यक्रमों के अनुसार आपको बताया जाएगा। ये यानी कि लिखित मॉडल पेपर जो NEP है, यानी कि बात करें तो नई शिक्षा नीति के अनुसार जो आपको ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है, वो कुछ इस तरीके से आपको आज बताया जाएगा। इसमें आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कितने क्वेश्चन कितने हिसाब से करने हैं और कैसे कैसे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं आपके मॉडल पेपर की तरफ कि किस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। और दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। तो आइए चलते हैं आपको मॉडल पेपर की तरफ। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्राप्त कर सकते हैं। आइए चलते हैं आपके पेपर की तरफ। पेपर में आपका कुछ इस तरीके से मॉडल पेपर है। इसमें आपका दिया गया है कि BA प्रथम और सेकेंड सेमेस्टर यानी कि प्राचीन इतिहास होगा, यानी कि अगर बात करें इंग्लिश में तो इसको एंशिएंट हिस्ट्री बोलते हैं। और प्रश्न पत्र है, अगर प्रश्न पत्र जो आपका होगा वो होगा यानी कि पेपर कि भारत का राजनीतिक इतिहास यानी कि पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये आपका पेपर हो जाएगा, जो कि आपका होगा 600 से BC से 647 AD तक, यानी कि बात करें तो 600 से 647 ईसा पूर्व तक। टाइम आपका जो दे रखा है वो 3 घंटे का होगा NEP 2020 के अनुसार। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपका होता है कि NEP का मतलब क्या होता है दोस्तों। सबसे पहली बात आप जानिए कि इसमें क्या गया है कि इसमें NEP का मतलब होता है नई शिक्षा नीति के अनुसार। जो नई शिक्षा नीति के अनुसार बताया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसको कहते हैं हम हिंदी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसे अगर इंग्लिश में बात करें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोला जाता है इसको। अब यहाँ पे आपको दिया रखा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। खंड आ के आपको केवल 10 प्रश्न करने होते हैं, जो कि सारे करने होते हैं और 50 शब्दों में आपको ये क्वेश्चन लिखना है। पहला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात मोटिवेट ये होता है दोस्तों आपको कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है और कैसे लिखना है। तो सही तरीका आप लोग समझ लें और कैसे लिखना है क्वेश्चन को, तो इस तरीके से आप लोग तैयार करिए अपने पेपर को। पहला लिखा है इसमें, पहला का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि अभिलेख से क्या तात्पर्य है। अभिलेख से क्या तात्पर्य है या अभिलेख क्या होता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, इसमें आंसर लिखेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपका क्वेश्चन डालेंगे कि प्रश्नोत्तर नंबर 1 का फर्स्ट, यानी खंड आ डालेंगे और खंड आ में आपको प्रश्नोत्तर नंबर 1 का फर्स्ट लिखेंगे। इसमें आपका आएगा कि इतिहास की जानकारी में अभिलेख सबसे विश्वसनीय साधन है। यानी कि अगर इतिहास की जानकारी की बात करें तो जो अभिलेख होता है सबसे विश्वसनीय साधन माना गया है। और ये अभिलेख शिलाओं, स्तंभों, गुफाओं, धातु पत्रों में खुदे हैं तथा संस्कृत, पाली, प्राकृत भाषाओं में है। जो संस्कृत है हमारी है वो पाली और प्राकृत भाषाओं में है। इनमें काफ़ी जानकारी मिलती है, जैसे अशोक के अभिलेखों में उसके धर्म तथा साम्राज्य की सीमाओं को जानकारी देता है। राजकवि हर्षेड का प्रयाग, यानी कि राजकवि हर्षेड का प्रयाग स्तंभ पर लिखा लेख समुद्रगुप्त के संबंध में पर्याप्त ज्ञान होता है। इसी प्रकार अन्य अभिलेख हमें ऐतिहासिक जानकारी देते हैं। यानी कि इस प्रकार के जो अभिलेख होते हैं वो हमें क्या करते हैं, जानकारी प्रदान करते हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पे आपको बताया कि जो अभिलेख होते हैं, जैसे शिला हो गया आपका, अभिलेख स्तंभ हो गए, गुफा हो गए, धातुपत्र हो गए जो खुदे होते हैं, उसके बाद में खुदे पत्र हो गए, तथा संस्कृत में जो पाली और प्राकृत भाषा में लिखा गया है। तो कुछ इस तरीके से आपका अभिलेख के बारे में आपको बताया गया। अब आपका आता है महाकाव्यों से आप क्या समझते हैं। महाकाव्य होता क्या है। महाकाव्य में आपको लिखना होता है कि महाकाव्यों से आप क्या समझते हैं, आप महाकाव्यों का तात्पर्य क्या है। तो सबसे पहले आंसर लिखेंगे आप लोग। लिखेंगे इसमें कि महाकाव्यों में रामायण तथा महाभारत की गणना की जाती है। तो महाकाव्य जो होते हैं वो आपके जो महत्वपूर्ण रूप से दिए गए वो रामायण और क्या है, महाभारत, ये आपके महाकाव्य के अंतर्गत आते हैं।
अब रामायण की जो रचना है वो महाकवि महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसे सांस्कृतिक साहित्य का आदि काव्य माना जाता है। जो संस्कृत की जो साहित्य का है वो क्या है, वो आदि की क्या माना जाता है, आदि काव्य माना जाता है। इसमें रामायण कालीन संस्कृति की सम्यक जानकारी उपलब्ध है। जो रामायण कालीन की जो संस्कृति है उसको सम्यक जानकारी होती है, उपलब्ध होती है। और महाभारत रामायण की अपेक्षा बड़ा है। इसकी रचना महर्षि व्यास ने की थी। कहा जाता है कि महाभारत की जो रचना है वो 30 वर्षों में की गई है। इस ग्रंथ का मौलिक नाम जय था। क्या था इसका? अगर मौलिक नाम जय नहीं थे, जय संहिता ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जय संहिता कहा जाता है। जय के बाद इसे भारत में नाम दिया गया और उस समय तक इसमें मात्र 24,000 श्लोक थे। और बाद में जब इसमें उपाख्यानों को जोड़ा गया तो उसे महाभारत नाम दिया गया। वर्तमान में इसमें 1,00,000 श्लोक हैं और इसे 18 खंडों यानी कि जिन्हें पर्व कहा गया है, यानी कि जिन्हें क्या गया, पर्व कहा गया और पर्व में विभाजित किया जाता है। तो इसे 18 खंडों में भी विभाजित किया जाता है। तो इस तरीके से महाकाव्यों के बारे में आपको यहाँ पे हमने बताया है कि महाकाव्य 2 भागों में निर्धारित है। कौन कौन से? एक तो रामायण आता है और दूसरा महाभारत आता है। तो रामायण किसने लिखा था? आपका महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा था। और जो आपका महाभारत है वो आपको वेद व्यास जी ने लिखा था। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे यानी कि महाकाव्यों के बारे में बताया गया। अब आपका तीसरा क्वेश्चन आता है कि स्मारक किसे कहते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, स्मारक किसे कहते हैं। स्मारक का मतलब क्या होता है, आइए हम हमको बताते हैं। जो अब आपको आंसर में लिखेंगे, स्मारक प्राचीन स्मारकों के अंतर्गत जो प्राचीन भवन होते हैं, मंदिर होते हैं, विहार, स्तूप, मठ, मूर्तियाँ, चित्रकारी, फिर भग्नावशेष आते हैं। प्राचीन स्मारकों को प्रकाश में लाने का श्रेय भारत के पुरातत्व विभाग को है और इनके देखरेख में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तक्षशिला, मथुरा और सारनाथ, कसिया, पाटलिपुत्र और नालंदा, राजगीर, सांची, बरौत, लक्ष्मणेश्वर, आगदी, हस्तिनापुर, विराटनगर, रोपड़, लोथल आदि अनेक स्थानों पर खुदाइयाँ हुई हैं। तो इस तरीके से आपका ये स्मारक होते हैं। स्मारक का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो विरासत स्थल में हमारी आती है, जो पुरातत्व स्थलों में आती है, उसे हम स्मारक कहते हैं। जो आपका बना हुआ होता है, जैसे मान लो आपका सांची का स्तूप हो गया, उसके बाद में फिर प्राचीन मंदिर हो गई हुई और फिर भवन मंदिर, जैसे आपका मान लो कि लाल किला, ये आपका स्मारक हो गई। तो इस तरीके से आपका स्मारक के बारे में ये सारी चीज़ें आते हैं। फिर आपका आता है कालाशोक। कालाशोक कौन था? कालाशोक के बारे में आप लोग चौथा क्वेश्चन आपका आता है कालाशोक। तो शिशुनाग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कालाशोक मगध का राजा हुआ। तो ये कहाँ के थे? मगध के थे। कहाँ थे ये? मगध के राजा थे। उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना था। इनको जो कालाशोक थे, इनका जो पूरा नाम हुआ था, उन्हें हम क्या कह सकते थे? काकवर्ण। इनको हम क्या कहते थे? काकवर्ण के नाम से भी जान सकते थे। कालाशोक ने वैशाली का प्रत्याग कर पाटलिपुत्र, यानी कि पाटलिपुत्र जो अब हमारा पटना हुआ करता है, तो वो पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया और इस समय से लेकर भविष्य में दीर्घ काल तक पाटलिपुत्र यानी कि मगध साम्राज्य की राजधानी बना रहा। कालाशोक के शासनकाल के 10वें वर्ष यानी कि द्वितीय बौद्ध राजनीति का आयोजन हुआ, यानी कि द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन हुआ। तो इस तरीके से आपका कालाशोक के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो आपका है बिंबिसार, यानी कि बिंबिसार की वैवाहिक नीति क्या थी। ये भी आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, जो कि आपके पेपर में बार बार क्वेश्चन ये आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आपको जो लगभग आपके अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाएं तो समथिंग वही मिलता है। तो यही क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक एक क्वेश्चन करके आपको यहाँ पे बताया जाता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये होता है कि अगर आप पेपर में सही से लिखेंगे और कुछ अलग तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे तो सबसे ज़्यादा नंबर होता है। तो ये भी जो एग्जामिनर होता है, काफ़ी चेक करता है, जो वो सोचता है कि अपने मन से लिखते हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्रोवाइड ही करवाया जाए।
अब आपका नेक्स्ट है, इसमें आपको इसमें लिखना होगा आंसर में, आंसर में लिखेंगे आप इसमें 5वें नंबर में कि बिंबिसार ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए शस्त्र प्रयोग के साथ साथ वैवाहिक संबंधों का प्रयोग किया। यानी कि जो बिंबिसार थे वो जो शस्त्र के साथ साथ उन्होंने वैवाहिक संबंध, यानी कि जब शस्त्र का प्रयोग जैसे करते हैं उसी तरीके से इन्होंने क्या किया कि विवाह का भी प्रयोग किया। यानी कि अपनी अपनी शादी वहाँ से करवा ले, तो वहाँ से क्या हो गया कि इन पे भारी पड़ने लगा। उसके बाद में फिर आता है कि उसके जो प्रमुख प्रतिद्वंदी यानी कि कौशल, वत्स और अवंती थे, यानी कि जो इनके प्रतिद्वंदी थे, इनके शत्रु थे, वो कौशल और वत्स तथा अवंती थे। उसने कौशल नरेश महाकोसला की पुत्री यानी कि कोसला देवी से प्रथम विवाह और लिच्छवी राजकुमारी चेल्लाना या छलना से द्वितीय विवाह तथा मध्य देश की राजकुमारी खेमा के साथ तृतीय विवाह संबंध स्थापित किया। तो इस तरीके से जो विवाह की बिंबिसार की जो वैवाहिक नीति थी, तो कुछ इस तरीके से इन्होंने किया कि जिससे कि हमारे यानी कि राज्य पर कोई उस पे ना आए, यानी कि साम्राज्य का जो विस्तार था उस पर कोई उनका आँच ना आए और कोई इनकी जो है वो हड़प ना सके। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कंडोवंश, यानी कि कंडोवंश की संपत्ति का समय निर्धारित कीजिए। 6वां क्वेश्चन आपका है, इसमें आपको लिखना है जो एक कंडोवंश है ये आपका होता है शुंग वंश के अंतिम शासक जो होते हैं वो देवभूति के मंत्री वासुदेव ने अपने राजा को वध कर डाला और उनसे एक नवीन राजवंश की स्थापना की। यानी कि जो वहाँ के शुंग वंश के जो अंतिम शासक थे वो देवभूति, यानी कि देवभूत के जो मंत्री थे वासुदेव ने अपने राजा का वध कर डाला और उसने एक नवीन राजवंश की स्थापना की जो इतिहास में क्या होता है कंडोवंश के नाम से प्रसिद्ध है। यह वंश भी ब्राह्मण वंश था। ये वंश किस नाम से आता है? ये ब्राह्मण वंश के अंतर्गत आता है और इसने संभवतः 72 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक राज्य किया और पुराणों के अनुसार कंडवंश के राजाओं ने वासुदेव, भूमिमित्र और नारायण सुशर्मा प्रमुख थे। ये राजा धर्मानुकाल शासन करते थे, नहीं तो ये सारे शुंग वंश के अंतर्गत आते हैं। तो अगर पूछा जाए कि कंडव वंश जो थे वो किस वंश के अंतराल में आए हुए थे, तो ये आपको बताया जाएगा कि शुंग वंश के अंतर्गत ये आते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें बृहद्रथ कौन था? यानी कि बृहद्रथ के बारे में यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि बृहद्रथ कौन था। इसमें आप लिखेंगे आंसर में बृहद्रथ, हेडिंग डालेंगे इसमें आप बृहद्रथ। इसमें लिखेंगे आप कि यह मौर्य वंश का अंतिम शासक था। अगर बृहद्रथ की बात करें तो ये आपको मौर्य वंश का अंतिम शासक मिलेगा। मौर्य वंश से ये बिलोंग करते हैं और पुराणों एवं हर्षचरित से ज्ञात होता है कि उसके सेनापति जो पुष्यमित्र शुंग थे, सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर डाली थी। यानी कि बृहद्रथ की पुष्यमित्र शुंग की जो बात करें तो ये इनकी हत्या कर डाली, इनकी पुराणों से मिलता है। और इनके अनुसार मौर्य बृहद्रथ और प्रज्ञा दुर्बल यानी कि दुर्बुद्धि शासक था। एक बार जब वह अपनी सेना का निरीक्षण कर रहा था तब उसके सेनानी पुष्यमित्र ने उसकी हत्या कर डाली और ब्राह्मण यानी कि शुंग वंश राज्य की स्थापना की। और इस प्रकार 184 ईसा पूर्व के लगभग मौर्य वंश का यानी कि मौर्य वंश राजवंश का अंत हो गया। तो ये बृहद्रथ की अंतिम शासक माने जाते हैं, कहाँ के? मौर्य वंश के। तो जो मौर्य वंश का के बाद में आता है आपका शुंग वंश की ब्राह्मण वंश जिसे कहते हैं। उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है भारत में यानी कि भारत में ईरानी प्रभाव की विवेचना कीजिए। भारत में ईरानी प्रभाव की विवेचन कीजिए। ये भी आपका क्वेश्चन बढ़िया और लाजवाब क्वेश्चन है। ये भी आपका क्वेश्चन अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके 2011 और 12 में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे और 13 के बाद में फिर 14 और 15 में ये क्वेश्चन आपको बराबर मिले हैं और उसके बाद फिर 18 में मिला है और 19 में। तो ये सारे क्वेश्चन आपको लगातार पूछे गए हैं। अब आप इसमें लिखेंगे आंसर में कि शाखा मनीषी ईरानी शासन का भारत पर कोई अस्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। ईरानियों का भारत पर न केवल राजनीतिक क्षेत्र में
वरन आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा। श्री राम गोयल के अनुसार कि महाशय डॉक्टर श्री राम गोयल के अनुसार कहा गया है, अब भारत पहली बार विदेशी संस्कृतियों के घनिष्ठ संपर्क में आया। भारतीय सैनिकों द्वारा यूनानी युद्धों में भाग लेने से भारतीय जन यूनानी से परिचित हुए और यूनानी भारत से। वास्तव में राजनीतिक संपर्क से दोनों देशों को लाभ हुआ, व्यापार की प्रगति हुई और सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हुए। संगठित फारसी साम्राज्य को देखकर भारत में भी उसी प्रकार के साम्राज्य स्थापना की महत्वाकांक्षा जागृत हो उठी। साम्राज्य प्रशासन के क्षेत्र में प्रांतीय शासन का सूत्रपात हुआ और इन प्रांतों का जो क्षत्रपी कहा जाता है वो भारत के फारस के संपर्क से ही यानी कि अरेमई लिपि का विकास हुआ और इसी के बाद खरोष्ठी लिपि का आविष्कार होता है। यानी कि अगर खरोष्ठी लिपि जो आविष्कार हुआ होता है वो कब का, ईरानी प्रभाव का जब विवेचन हुआ है वो जब आपका भारत में जब फारस का संपर्क हुआ भारत और फारस से, तो उसी के अरमेई लिपि का जब विकास हुआ तो इसी के बाद में खरोष्ठी लिपि का भी आविष्कार हुआ है। तो इस तरीके से जो ईरानी भारत का ईरानी प्रभाव था ये आपको इस तरीके से दिखाई देना है आजकल के इस क्षेत्र में। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यानी कि 9वां क्वेश्चन, जिसे हम कहते हैं गणतंत्र किसे कहते हैं। यानी कि गणतंत्र में आपका क्या आता है, गणतंत्र किसे कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गणतंत्र में आपका क्या आता है कि गणतंत्रों में शासन की बागडोर जनता के हाथों में होती थी। यानी कि गणतंत्रों की बात करें तो जो गणतंत्रों में शासन की बागडोर होती है वो जनता के हाथों में होती है। इस प्रकार के राज्य राजाओं द्वारा शासित नहीं होते थे। महाजनपदों में वज्जी, मल्ल, सुरसेन इत्यादि राज्यों को गणतंत्र राज्य की संज्ञा प्रदान की गई थी। ये जो गणतंत्र राज्य की जो संज्ञा प्रदान की गई थी वो मुख्य रूप से 3 राज्य माने जाते हैं। पहला तो आपका आता है वज्जी, फिर दूसरा आपका आता है मल्ल और तीसरा आपका आता है सुरसेन। और आदि राज्यों में कुछ ऐसे थे जो आपको गणतंत्र की राज्य की संज्ञा प्रदान की गई थी। उसके बाद में फिर आपका आता है पाणिनि की अष्टाध्यायी तथा बौद्ध साहित्य में और गंगा घाटी के समीप गणतंत्रों का उल्लेख मिलता है। तो ये जो गणतंत्र के बारे में बताया गया है कि गणतंत्र में जो शासन की बागडोर थी वो जनता के हाथों में होती थी। तो यही होता है मेरा, यानी कि आप लोग जानते हो कि इसमें आपका मूल रूप से जो माना जाता है गणतंत्र वो यानी कि जो शासन की बागडोर मानता है वो जनता के हाथों में जो होती है इसी को हम गणतंत्र राज्य मानते हैं। तो साफ तौर पे यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें आपको जो गणतंत्र की संज्ञा प्रदान की जाती है वो कहाँ से प्राप्त हो जाती है, वो आपके शासन की बागडोर की जनता के हाथों से। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10वें में आपको लिखना है कि मुद्रा राक्षस क्या है। मुद्रा राक्षस का मतलब क्या होता है, मुद्रा राक्षस क्या है। मुद्रा राक्षस में आपका लिखेंगे कि मौर्य वंश के इतिहास निर्धारण में मुद्रा राक्षस का विशेष स्थान था। यानी कि मौर्य वंश में जो इतिहास है, मौर्य वंश के इतिहास में निर्धारण में मुद्रा राक्षस का विशेष ध्यान की विशेष स्थान है। और इस विशाख दत्त द्वारा रचित है, जिसे अगर देखा है तो विशाख दत्त द्वारा रचित है। इस नाटक में मंत्री राक्षस महाराज का पदच्युत करने का उद्यम करता है, किंतु कूटनीतिज्ञ चाणक्य के प्रयास में से वह ऐसा नहीं कर पाता है। अंत में चाणक्य राक्षस को चंद्रगुप्त की मंत्री बनाने में सफल हो जाता है और कहा गया है कि राजधर्म की अपेक्षा करने वाले जो नंदों को सिंहासन से हटा दिया गया और इस प्रकार खाली हुए सिंहासन पर बिरसल चंद्रगुप्त मौर्य को वृष यानी कि धर्म रूप पर बिठाया गया। तो यही हमारा उत्तर आता है मुद्रा राक्षस। यानी कि मौर्य वंश के जो इतिहास का निर्धारण होता है वो मुद्रा राक्षस का जो वो स्थान दिया गया वो विशेष रूप से मुख्य स्थान दिया गया हो और यह विशाख दत्त द्वारा रचित है। यह इस नाटक में जो हमारा मुद्रा राक्षस है इसमें इस नाटक में अगर कहा गया है तो मंत्री राक्षस महाराज को पदच्युत करने का उद्यम करता है। तो यही हमारा मेन होता है मुद्रा राक्षस। अब आपका आता है यानी कि
खंडबा यानी कि खंड आ के सारे क्वेश्चन आपको एक एक करके यानी कि एक एक करके 10 क्वेश्चन मैंने क्लियर किया है। और इसमें सारी चीज़ें आपके अगर देखा जाए तो आपका सारा के सारा क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, अगर मॉडल पेपर की बात करें तो वहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन करके अपडेट कराया गया है। और उसके बाद में फिर आपका आता है खंडबा, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इसमें आपको 200 शब्दों में लिखने हैं केवल। तो खंडबा में आपको ये सारे क्वेश्चन आपको एक बताया गया, और खंड आ के 10 क्वेश्चन थे, 10 में आपको सारे किया। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें। अब आपका आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में आपको लिखना है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के वंश का वर्णन किया, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। अब इसमें आप लिखेंगे दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य के वंश का वर्णन कीजिए। इसमें सबसे बड़ी बात होता है कि क्वेश्चन को किस तरीके से आप हैंडल करते हैं और समझते कैसे हैं। तो आपको समझने के बाद में आंसर लिखते हैं तो अच्छे से आप लोग करके यानी कि पेपर को अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। और एक एक पॉइंट आप अगर समझ रहे हो तो अच्छे से आप पेपर दे सकते हो। फिर आप लिखेंगे इसमें आपको आंसर में कि चंद्रगुप्त मौर्य के वंश और जाति के बारे में मतभेद है। इस पुनर के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ईरानी और पारसिक था, परंतु यह मत विश्वसनीय नहीं है। कुछ विद्वानों ने पुराणों तथा मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ के आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र जाति को बताया है, यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं की जाति है उन्हें शूद्र के रूप में बताया गया है। वे उसे नंदराज की यानी कि मुरा नामक दासी का पुत्र मानते हैं तथा कहते हैं कि मुरा से उत्पन्न होने के कारण ही चंद्रगुप्त मौर्य कहलाए हैं। इसी प्रकार शब्द के कारण उसका वंश कहलाया। जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य मयूर पोष को मोर पालने वाले, यानी कि जो मयूर पोषक होते हैं उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं, मोर पालने वाले क्षत्रिय सरदारों की पुत्री का पुत्र था, यानी कि जो क्षत्रिय सरदार के पुत्री का पुत्र माना जाता है इन्हें। और इसी कारण उसके वंश का नाम मौर्य पड़ा। इसके परंतु बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय वंश से संबंधित था। चंद्रगुप्त मौर्य के अनुसार अगर कहा जाता है तो मौर्य वंश जो है वो क्षत्रिय वंश से संबंधित था। अब यहाँ पे आपको हेडिंग लिखेंगे कि मौर्यानम खतियानम वंश से जातम सरिधरम। इसमें इन्होंने कहा है कि उसके पूर्वज यानी कि पिपलिवन क्षेत्र में स्थित मौर्यन यानी गडराज हो गया, यानी कि मौर्य जो है वो गडराज के अधिकारी थे और उनका जो कुल है वो मौर्य छत्र कहलाता था। और इसी मौर्य कुल में जन्म लेने के कारण चंद्रगुप्त का वंश मौर्य वंश कहलाया गया। किस प्रकार कहलाया गया, मौर्य वंश किस प्रकार कहलाया गया है, ये आपका जो मेन पॉइंट है यहीं से है। यानी कि जो मौर्य गणराज्य के अधिकारी थे और उनका जो कुल था वो मौर्य छत्र कहलाता था। इसी मौर्य कुल को जन्म देने के कारण चंद्रगुप्त का वंश मौर्य वंश कहलाया गया है। इसमें डॉक्टर राजबली पांडे और डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी तथा आधुनिक विद्वान इसी मत का मान्यता देते हुए तथा प्रमाणिक मानते हैं। तो इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य का जो वंश था यहाँ पे आपको ये चीज़ें बताई है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से इन्होंने कि मौर्य वंश का जो वर्णन है, यानी कि किस प्रकार यहाँ पे मौर्य वंश का स्थापना हुई, किस प्रकार मौर्य वंश का नाम पड़ा। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके मैंने बताया, यानी कि एक बार फिर से मैं आपको दोहरा देता हूँ कि किस प्रकार से मौर्य वंश का शासक का, कि मौर्य वंश का राज्य किस प्रकार कहलाया जाता है, कि मौर्य वंश किस प्रकार से पड़ा। तो ये मौर्य गणराज्य के जो हमारे उनके जो यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो मौर्य वंश के, यानी कि उनके जो पूर्वज हैं पिपलिवन क्षेत्र में स्थित मौर्य गणराज्य के अधिकारी थे और उनका जो कुल है वो मौर्य क्षेत्र कहलाता था। तो इसी मौर्य कुल में जन्म लेने के कारण ही चंद्रगुप्त का वंश जो है वो मौर्य वंश का कहलाया जाता है। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सक्छत्रप नहपान की उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। यानी कि सक्छत्रप, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा आता है कि सक्छत्रप नहपान की उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। इसमें आपको आंसर में लिखना होगा कि यह पश्चिमी भारत के क्षयरात वंश का सबसे प्रतापी शासक था। जो सक्छत्र नहपान है ये पश्चिमी भारत के किस वंश के, क्षयरात वंश के सबसे प्रतापी शासक था। और पेरिप्लस में इसका वर्णन तो ही है ही, साथ ही साथ 8 गुफा लेखों में भी इसका नाम मिलता है और इसकी मुद्राओं का जो संख्या है वो अनंत है। इसके दामाद यानी कि उपवदत्त के अभिलेखों में पता चलता है कि
उसका जो राज्य है पूना और उत्तरी कोकण से लेकर काठियावाड़, मंदसौर, उज्जैन और अजमेर तक फैला हुआ था। नहपान की जो मुद्राओं पर राजन, छत्रप और महाछत्रप उपाधियों का यानी कि अभिधान प्रयुक्त हुआ है और इसके एक मंत्री का नाम अयम था, यानी कि जो इनके मंत्री थे उनका नाम क्या था, अयम था। और नहपान की जो अनुमानित समय था वो 124 ईस्वी है। यह गौतमी पुत्र यानी कि सातकीर्ण द्वारा पराजित हुआ और सातकीर्ण ने शक वंश का संहार किया और इसका कोई अवशेष बाकी न रहा। नासिक प्रांत के जोगल थम्पी नामक स्थान से नहपान के चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं और इसमें लगभग 2/3 सिक्कों पर गौतमी पुत्र का नाम प्राप्त होता है। इससे सिद्ध होता है कि नहपान के सिक्के को उसने फिर से चलाया और इससे यह भी सिद्ध होता है कि उसने क्षयराज वंश का उन्मूलन किया था। नहपान अपने वंश का अंतिम राजा था और राज्य विस्तार करने में उसे कौन कौन से युद्ध करने पड़े इसकी पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है। और नासिक ने गुहलेख से ज्ञात होता है कि अपने मित्र यानी कि उत्तम भेदों यानी उत्तम भद्रों का मालव आक्रमणकारियों के विरुद्ध सहायता करने के लिए उसोदत्त किया गया था और इस युद्ध में मालव राज पराजित हुआ। वे भाग खड़े हुए और उनमें से बहुसंख्यक बंदी बना लिए गए। यही शक नहपन की उपलब्धियों का कारण है। और अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें। अब इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, यानी कि पहला और दूसरा मैंने आपको बताया इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के वंश का वर्णन कीजिए और तीसरा आपका आता है शक नहपान की उपलब्धियों का उल्लेख। चौथा आपका आएगा इसमें कि रुद्रदामन के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालिए। तो हेडिंग में आपका आएगा जीवन के चरित्र पर प्रकाश। अब आप इसमें लिखेंगे कि जयदामन यानी कि जयदामन के मृत्यु के बाद चेस्टन वंश के, ये कहाँ से, पहली बात तो आप समझ लीजिए कि रुद्रदामन जो है वो किस वंश से थे, चेस्टन वंश के राज्य से उत्तराधिकारी इनको माना जाता है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि जयदामन की मृत्यु के बाद चेस्टन वंश के राज्य का उत्तराधिकारी उसका पौत्र रुद्रदामन उज्जैन का प्रमुख शासक छत्रप राजा हुआ। अभिलेख से पता चलता है कि स्वाधिमत यानी कि इसमें लिखा है स्वामधिगत और महाक्षत्र प्रणामता यानी कि अपने शासन के प्रारंभ में जब वह चेस्टन के साथ मिलकर शासन कर रहा था तब वह केवल छत्रप ही था, किंतु अपने स्वतंत्र राज्यकाल में इसने स्वतः ही महाक्षत्रप की उपाधि धारण की। यानी कि जो ये रुद्रदामन जी थे ये महाक्षत्रप की उपाधि भी धारण किया और इसमें उसके दिग्विजय और अनेक राज्यों पर विजय प्राप्त करने के उपरांत महाक्षत्रप होने की बात स्पष्ट होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे किस प्रकार महाक्षत्रप से यानी कि रुद्रदामन जी थे जो वो महाक्षत्रप का राजा, अपना राजा और प्रतापी माना जाता है। भारतीय इतिहास में यह महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम के नाम से प्रख्यात हैं। जो ये रुद्रदामन हैं वो यानी कि महाक्षत्रप में ये रुद्रदामन प्रथम के नाम से प्रख्यात हैं और साहित्य में इनका नाम कई बार आ गया है। साहित्य की बात करें तो साहित्य में इनका भी कई बार नाम आया गया है और अपने शासक होने के पूर्व उसने चेस्टन के साथ मिलकर शासन किया। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों के अधिकार समान थे। द्विराज्य प्रणाली का सबलतम उदाहरण हमें चेस्टन और रुद्रदामन के सम्मिलित शासन से मिलता है और यह यानी कि चेस्टन वंश का पौत्र था और उसका जो 150 ईस्वी है उसने अपनी मुद्राओं का महाक्षत्रप का प्रयोग किया है। तो इस तरीके से आपको रुद्रदामन के जीवन के परिचय पर प्रकाश डालिए, ये आपका क्वेश्चन था और इसमें आपको हेडिंग में आता है रुद्रदामन की जीवन चरित्र। उसका फिर पांचवा क्वेश्चन आपका आता है। पांचवें क्वेश्चन में आपका पूछा गया है कि गौतमी पुत्र सातकीर्ण यानी कि गौतमी पुत्र सातकीर्ण की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये आपका क्वेश्चन पूछा भी गया है। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतमी पुत्र सातकीर्ण की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। गौतमी पुत्र सातकीर्ण सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक था। राज्यारोहण के उपरांत गौतमी पुत्र ने प्रथम 16 वर्ष में 6 रातों का दामन करने की तैयारी की और 17वें वर्ष उसने मामाल आहार पर तथा 18वें वर्ष में दक्षिणी महाराष्ट्र पर आक्रमण किया।
और इस प्रकार उसने छैरात वंश का अंत कर दिया और अपने वंश की खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित कर दिया। सातकीर्ण की उपलब्धियाँ आप लोग हेडिंग डालेंगे, सातकीर्ण की उपलब्धियाँ। इसमें पहला आपका आता है शत्रु संघ का विजय। इसमें लिखेंगे आप कि नासिक प्रशस्ति के अनुसार उसने अनेक समरोह में शत्रु संघों को जीता। फिर सवन यानी कि शक यवन पहलव, यानी गौतमी पुत्र का शक यवन पहलव वो निसून यानी कि निसूदनस अर्थात शको योनो और पहलव सम्मिलित थे। दूसरा आपका आता है, इसमें आप दूसरा हेडिंग लेंगे छैरात सातवाहन संघर्ष। छैरात भी शको से संबंधित थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने छैरातों का संहार किया और उसके कोई अवशेष बाकी ना रहा, यानी कि खकरात बस निरवशेष करस। इसी कार्य के द्वारा गौतमी पुत्र ने सातवाहन वंश के यश को प्रतिष्ठापन भी किया था और सातवाहन कुलयश प्रतिस्थापन करस। तो इस तरीके से ये आपका इन्होंने बताया। फिर तीसरा आपका इसमें दिया गया है, तीसरा इसमें आप लिखेंगे कि क्षत्रिय मान मर्दन। ये क्या होता है, इसमें आप लिखेंगे कि गौतमी पुत्र जो क्षत्रिय हैं, यानी कि इसको क्षत्रियों की बात करें तो ये क्षत्रिय माना जाता है। तो क्षत्रियों के धर्म और मान का मर्दन करने वाले यानी कि मर्दन करने वाले की बात करें तो क्षत्रिय, इसको अगर बात करें साहित्य भाषा में तो खद्येदपन मान मदनस कहा गया है। इसे क्या कहा है, इसमें लिखे है खद्येदपमान मदनस कहा गया है। ये जातियाँ पंजाब में सिंधु नदी पर चिनाब के संगम के पास बसी हुई थीं। तो ये आपका गौतमीपुत्र के सातकीर्ण के उपलब्धियों की विवेचना में आपको ये सारी चीज़ें एक एक पॉइंट आपको बताया गया है। अब आपका आता है स्कंदगुप्त की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6वां नंबर, स्कंदगुप्त की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। इसमें आप लिखेंगे स्कंदगुप्त की उपलब्धियाँ। इसमें आप लिखेंगे कि कुमारगुप्त के मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र यानी कि स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठा। स्कंद यानी कुमारगुप्त जो थे, गुप्त साम्राज्य यानी कि गुप्त वंश से ये लोग बिलोंग करते हैं। स्कंदगुप्त यानी कुमारगुप्त के मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र यानी कि कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त हैं और स्कंदगुप्त के मृत्यु के पश्चात ये गद्दी पर बैठे। स्कंदगुप्त के व्यक्तित्व एवं उपलब्धियों के प्रमुख स्रोत उसके राज्यकाल के अभिलेख हैं। इनमें भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख प्रमुख हैं। उसने 12 वर्षों तक राज्य किया और उसके अल्पकालीन शासन का कारण यह हो सकता है कि उसके जीवन का अधिकांश इनमें भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख प्रमुख है और उसने 12 वर्षों तक राज्य किया। उसके अल्पकालीन शासन का यह कारण हो सकता है कि उसके जीवन का अधिकांश भाग उसके पिता के 40 वर्षीय राज्यकाल में व्यतीत हो चुका था। स्कंदगुप्त के प्रारंभिक वर्षों में गुप्त वंश की लक्ष्मी विलुप्त हो उठी और स्कंदगुप्त ने उसे अपने बाहुबल से पुनः स्थापित किया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो गुप्त वंश को विचलित करने वाले पुष्यमित्र थे, उनके अनुसार इन लोगों ने गुप्त साम्राज्य के ऊपर कुमारगुप्त की मृत्यु के अनंतर आक्रमण किया और भीतरी अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्रों को जीतकर स्कंदगुप्त को गद्दी पर बैठा। और हुड़, इसमें फिर आपका आता है हुड़ों का आक्रमण। कुमारगुप्त के पश्चात हुड़ों ने गुप्त साम्राज्य के ऊपर आक्रमण कर दिया और जिनका मूल स्थान मध्य एशिया था। क्या था इनका, इनमें ये लोग मध्य एशिया के अंतर्गत आते थे और ये बड़े आताताई और क्रूर माने जाते थे। भीतरी अभिलेख के अनुसार जिस समय स्कंदगुप्त हुड़ों का सामना करने के लिए युद्ध क्षेत्र में उतरा, उस समय उसके बाहुबल से पृथ्वी की कंपित हो उठी। और इसमें कहा गया है कि हुड़स्य समागतस्य समरे दुर्भया धरा कंपिता, यानी कि जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि भुजग रूपी नरेशो यानी कि नरपति भुजग को जो कि बहुत शक्तिशाली थे और स्कंदगुप्त ने दबा दिया। इसमें कहा गया है कि नरपति भुजंगाना माना दर्पोत फांगड़ा, यानी कि नरपत भुजंगाना मान दर्पोत फड़ाना। फलीट ने कहा है कि ये नागवंशी शासक थे और परंतु
इस समय कोई नागवंशी शासक इतना प्रभावशाली नहीं था। स्कंदगुप्त के शासनकाल की उपलब्धियों में प्रमुख सार्वजनिक कार्य के रूप में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार भी है। तो इस तरीके से स्कंदगुप्त की उपलब्धियों के कारण के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कनिष्क। अब आपका सातवां क्वेश्चन आता है कि कनिष्क की सांस्कृतिक उपलब्धियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब इसमें आप लिखेंगे आंसर में कि कनिष्क के काल की सांस्कृतिक प्रगति का विवरण निम्नलिखित है। पहला आप डालेंगे साहित्यिक प्रगति, इसमें आपका हेडिंग आएगा साहित्यिक प्रगति। इसमें लिखेंगे आप कि कनिष्क एक महान विद्या प्रेमी सम्राट था। कनिष्क जो माना जाता है वो महान विद्या प्रेमी सम्राट था। उसने अपनी राजसभा में विद्या प्रेमियों का आश्रय देकर भारतीय विद्याओं के विकास में भारी योगदान दिया। उसके समय का प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष अपनी कीर्तियों के लिए विश्व प्रसिद्ध था और यह कवि, दार्शनिक, उपदेश व नाटककार था। यानी कि जो उनके समय के जो अश्वघोष थे वो अपनी कीर्तियों पर विश्व प्रसिद्ध माने जाते थे और अपने समय में ये महान दार्शनिक, कवि का उपदेश और नाटककार भी माने जाते थे। उसका प्रसिद्ध काव्य जो बुद्धचरित और संस्कृत साहित्य और अमूल्य निधि है, इसमें उन्होंने कहा है कि उसका प्रसिद्ध जो है वो कवि यानी काव्य में है जो बुद्धचरित है और संस्कृत साहित्य की जो अमूल्य निधि है। अश्वघोष का दूसरा काव्य है जो सौंदरानंद है, यानी अश्वघोष का जो दूसरा काव्य माना गया है वो सौंदरानंद है। और यानी कि सारिपुत्र प्रकरण अश्वघोष का नाटक है। जो सारिपुत्र प्रकरण है वो क्या है, अश्वघोष का नाटक है। और इसी समय का द्वितीय प्रसिद्ध विद्वान जो थे वो नागार्जुन थे। उन्हीं के समय के जो द्वितीय प्रसिद्ध विद्वान थे वो नागार्जुन थे। वासुमित्र भी एक प्रसिद्ध विद्वान और दार्शनिक था। चरक कनिष्क का राजवैद्य था। यानी कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। ये आपका बार बार क्वेश्चन भी पूछा गया कि चरक किसका राजवैद्य था। तो क्वेश्चन में आपका ये बार बार पूछा गया था। तो ये कनिष्क जो है, चरक जो है वो कनिष्क का राजवैद्य था। और चरक संहिता यजुर्वेद का एक अमूल्य निधि है और इस प्रकार यह काल संस्कृत साहित्य का उन्नति का काल कहा जाता है। यानी कि इसको कहा जाता है उन्नति का काल भी कहा जाता है इस काल को। फिर आपका आता है कलात्मक उन्नति। कनिष्क का निर्माण कार्यों से भी बड़ी रुचि थी और उसने अपनी राजधानी पुरुषपुर में 400 फीट ऊंचा और 13 मंजिलों का एक टावर बनाया था। उसने पेशावर, तक्षशिला, मथुरा आदि नगरों को सुसज्जित कराया। इस समय ये नगर साम्राज्य के प्रसिद्ध कला केंद्र थे और इसी समय गांधार कला एवं मथुरा कला का जन्म हुआ। इसके अंतर्गत महात्मा बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण होना प्रारंभ हुआ। महायान कला का प्रोत्साहन मिला। इस समय जो मूर्तियां बनी उनमें अधिकांश मूर्तियों में स्वदेशी और विदेशी प्रभाव का सम्मिश्रण है। गांधार प्रदेश की ही भांति मथुरा भी कला का प्रमुख केंद्र था। उसका मैं फिर हेडिंग डालेंगे आप धार्मिक उन्नति। इसमें आप लिखेंगे धार्मिक उन्नति में कि कनिष्क के जो प्रसिद्ध विजेता की अपेक्षा बौद्ध प्रचारक के रूप में अधिक है। ऐसा प्रतीत होता है कि पाटलिपुत्र पर आक्रमण के समय वह प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष के संपर्क में आया और कुछ समय पश्चात बौद्ध हो गया। उसकी मुद्राओं से स्पष्ट होता है कि वह धर्म हिंदू के प्रति भी आस्था रखता था। कहने का तात्पर्य यह है कि वह सभी धर्मों के प्रति उदार था। वह यूनानी, ईरानी और भारतीय देवी देवताओं के साथ साथ उपासना करता था। चतुर्थ बौद्ध संगीत यानी संगीत की बात करें तो सम्मेलन का आयोजन इसी युग में हुआ था। महायान संप्रदाय का उदय इसी समय में हुआ। इस नवीन विचारधारा के अनुसार महात्मा बुद्ध को अवतार माना जाने लगा और इस प्रकार बौद्ध धर्म में भक्ति तत्व का समावेश हो गया और महात्मा बुद्ध की मूर्ति की पूजा होने लगी। बौद्ध धर्म की यही परिवर्तित रूप इतिहास में महायान के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से आपको कनिष्क की जो सांस्कृतिक उपलब्धियाँ थी वो आपको यहाँ पे बताया गया। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट, अगर बात करें तो सेक्शन सी यानी कि खंड बा का सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक एक बताया गया। खंड बा में आपके 7 क्वेश्चन थे। ये आपके एक एक क्वेश्चन आपको बड़े ही
पॉइंट और बड़े ही लाजवाब क्वेश्चन हैं जो कि बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब सेक्शन सी की बात करें, केवल इसमें आपको 2 प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड सा में आपको केवल 2 प्रश्न करने हैं, ये आपको केवल 5 शब्दों में होने चाहिए। इसमें 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन यानी कि 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें से आपको जो भी आता है वो आप लिख सकते हैं और आपको अच्छे से लिखना है। एक एक पॉइंट यानी कि 5 शब्दों में आपको पूरा करना है। तो ये आपका बड़ा होने के कारण आपको इसमें ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे समझ भी नहीं आएगा, तो इस वजह से आपको यहाँ पे क्लियर नहीं करते हैं। तो आपको ये वीडियो आपको अलग से बनाया जाएगा प्राचीन इतिहास का। तो ये आपके क्वेश्चन एक एक करके वहाँ पे बता दिया जाएगा। आपको पेपर में थोड़ा सॉल्व करने का अच्छे से समय भी मिलेगा और अच्छे से समझने में टाइम का अभाव नहीं रहेगा। अब आपका 8वां क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत की राजनीतिक दशा की विवेचना कीजिए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की जो भारत की राजनीतिक दशा है इसकी विवेचना कीजिए। उसके बाद फिर 9वां क्वेश्चन, शुंग कौन थे। शुंग के बारे में लिखना है, पुष्यमित्र शुंग के शासन काल की घटनाओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि शुंग इनके जो शासन काल की घटनाएं थी वो आपको पहले बता ही चुका हूँ। थोड़ा बहुत आपको इसमें और लिखना है कि शुंग कौन था, किस प्रकार के शासन काल में आया था और ये कितने राज्यों पर अटैक किया और कितना इनका राज्य पूरा इनके विस्तृत रूप से फैला हुआ था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों पर प्रकाश डालिए। इसमें गुप्त साम्राज्य के जो पतन के कारण है उस पर आप लोग को यहाँ पे प्रकाश डालने हैं, यहाँ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। फिर 11वां क्वेश्चन आपका था, मगध के इतिहास में बिंबिसार एवं अजातशत्रु के शासनकाल का वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन सारे अच्छे और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके बार बार आपके प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देर ना करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे के क्वेश्चन आपको बताया जाएगा और इसके क्वेश्चन आपको अलग से अपडेट करा दिया जाएगा, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी और पेपर अच्छे से देने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आराम से पेपर आप दे सकते हैं पढ़ के। तो इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो के साथ जरूर उपस्थित होंगे आपके साथ। तो लास्ट आपका यही होगा, एंशिएंट हिस्ट्री था आपका। आगे आपको पूर्ण रूप से बताया गया। इसमें आपका एंशिएंट हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास का, इसमें आपको लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन अपडेट करा दिया जाएगा, जो कि आपको बहुत ही अच्छे और सरल स्वभाव से आपको लिखने में आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों अगली वीडियो के साथ जरूर उपस्थित होंगे आप लोगों के साथ, और इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।